मध्यकालीन भारत। इसकी हल्की सी कहानी आपको बता दी है मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत क्या कहलाता है? भारतीय इतिहास के उस कालखंड की कहानी, भारतीय इतिहास के उस कालखंड की कहानी जब भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था। पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था, पहली बार भारत का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, पहली बार हिंदुओं के प्रदेश में, ये शब्द हिंद भी पहली बार इन्हीं लोगों ने इस्तेमाल किया था, हिंद शब्द भी इन्हीं लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो मध्यकालीन भारत का जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक यही रहता है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण। पहला टॉपिक क्या रहेगा? भारत में मुस्लिम आक्रमण। तो पहला टॉपिक, और इसके बाद क्रमशः टॉपिक हैं तो अभी उनकी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे आपको टॉपिक में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इसको 10-12 क्लासों में इस हिस्से को ख़त्म भी करना है। तो टॉपिक का नाम क्या है? भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण लगभग 711-12 से विधिवत रूप से प्रारंभ हुए। हालांकि एक स्रोत है जिसमें ये बताते हैं कि 636 ईस्वी पे ठाणे बम्बई में हुआ था, लेकिन वो ऐसे इतिहासकार नहीं है जिनको विश्वसनीय माना जाए। विधिवत तरीके से ये आक्रमण 711-712 से ही माने जाते हैं, इसलिए भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत 711-712 से ही मानी जाती है और 1600 तक ये मानी जाती है। मतलब कि आपको 700 साल का लगभग इतिहास मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। भारत में मुस्लिम आक्रमण, या तो टॉपिक का नाम है। भारत में मुस्लिम आक्रमण को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत में मुस्लिम आक्रमण को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा ये कहलाया कि ये अगर एशिया है तो इस इलाके को अरब कहते थे, इसके सऊदी अरब है और इसके आजू बाजू मुल्कों को टोटल क्या कहते थे? अरब। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण पहले यहीं से हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप? भारत में अरब आक्रमण। और इसके बाद यहीं पर एक जगह और है तुर्की। तो भारत में दूसरा आक्रमण जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तुर्की से। पहले कहाँ से हुआ है? अरब से, और दूसरा कहाँ से हुआ है? तुर्की से। तो भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहले अरब आक्रमण और दूसरे नंबर पे तुर्की आक्रमण। हमारे साथ पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया तो याद हो जाएगा, हमारे साथ पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया तो हो गया। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण दो तरीके से, पहला आक्रमण अरब आक्रमण और दूसरा आक्रमण तुर्की आक्रमण। अरब आक्रमण 3 हुए हैं। अरब आक्रमण कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। शुरुआत के दोनों क्या थे? असफल। शुरुआत के दोनों असफल, और तीसरा वाला क्या हो गया? सफल। पहला वाला किसने किया था बताए थे? ओबेदुल्ला। दूसरा वाला किसने किया था? बुरलैद। और तीसरा वाला किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मतलब जब हम अरब आक्रमण पढ़ते हैं तो अरब आक्रमण में मुख्यतः क्या पढ़ना पड़ता है? मोहम्मद बिन कासिम। नाम लंबा चौड़ा है लेकिन इसी नाम से ये लोग चलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। नाम ही निबंध बराबर रहता है, तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। इसी तरीके से तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे तो तुर्की आक्रमण 2 लोगों ने किया है। तुर्की आक्रमण 2 लोगों ने किया है, 2 लोगों ने नहीं किया है, 2 वंशों ने किया है। 2 वंशों ने किया है। एक वंश जो है उसके खानदान का इतिहास तो तुर्की था, लेकिन तुर्की के पास जब यहाँ पर आएंगे तो इंडिया के पास अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान की एक जगह है जिसे बोला जाता है गजनी। गजनी का जो वंश था उस वंश को बोला गया है गजनवी वंश। क्या वंश बोला है? गजनवी वंश। तो भारत में तुर्की आक्रमण जो हुआ वो पहला वंश कौन सा है? गजनवी वंश। और गजनवी वंश के बाद दूसरा जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है गौरी वंश। दूसरा आक्रमण कौन सा हुआ है? गौरी वंश। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला आक्रमण जो हुआ है वो हुआ है अरब से। अरब में मुख्यतः शासक मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि उसका ये आक्रमण सफल था। जबकि यदि हम तुर्की आक्रमण की बात करें तो तुर्की में 2 वंश, पहला वंश गजनवी वंश और दूसरा गौरी वंश। जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ है ये हुआ है 712 ईडी में, और जो तुर्की वंश के गजनवी और गौरी वंश के इनके आक्रमण जो प्रारंभ होते हैं वो लगभग शुरू होते हैं 1000 ईस्वी से। कहाँ से? लगभग 1000 ईस्वी से। हालांकि गजनवी वंश का पहला जो शासक था उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। वो 986 में आक्रमण कर दिया था, लेकिन 1986 का ये वाला आक्रमण इसका असफल था। जो विधिवत आक्रमण हुआ वो सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का दामाद हुआ करता था अल्पतगीन,
और अल्पतगीन का बेटा हुआ करता था महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी का आक्रमण सफल हुआ। तो गजनबी के आक्रमण में मुख्यतः आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? महमूद गजनबी। किसको पढ़ना पड़ेगा? महमूद गजनबी। ये गजनबी को महमूद गजनबी बाद की किताबों में लिखा गया है, जो उस जमाने की वहाँ की इतिहास की किताबें हैं उसमें इसको गजनी का महमूद कहते थे, गजनी का महमूद। और फिर इसका नाम इतिहास में यहाँ क्या हो गया? महमूद गजनबी। उस जमाने का जानकारी हमको जो लगती है वो अलग अलग किताबों से लगती है, लेकिन एक किताब हेनरी इलियट साहब ने लिखी है, उनकी जानकारी को हम प्रमाणिक मानते हैं। तो एक तो कौन हो गया इस पे? महमूद गजनबी। गौरी में भी बहुत लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन मुख्यतः इसमें इसका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। तो मुख्यतः भारत में ये जो पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है? भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण। हम बोल रहे हैं प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण, ये नहीं कह रहे प्रारंभिक विदेशी आक्रमण। प्रारंभिक विदेशी आक्रमण तो प्राचीन भारत में हो चुका है, वो भी पढ़ा देंगे। प्राचीन भारत में हुआ था जब साइरस द्वितीय ने किया था, साइरस द्वितीय के बाद डेरियस प्रथम ने किया था, दारा प्रथम ने किया था, सिकंदर ने भी किया था। वो 3 आक्रमण है, तो वो लेकिन वो ऐसे वाले आक्रमण नहीं थे कि वो मुस्लिम हो, लेकिन ये वाला आक्रमण क्या है? मुस्लिम। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत ही मध्यकालीन भारत में होती है, और इनको 2 शाखाओं में डिवाइड किया जा सकता है, पहले अरब आक्रमण और दूसरा तुर्की आक्रमण। अरब में मेन कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की में कौन? गजनबी और गौरी। गजनबी में कौन? महमूद गजनबी। और गौरी में कौन? मोहम्मद गौरी। तो 3 शासकों के बारे में ही जानकारी ले लेना कर पर्याप्त रहता है। लेकिन देखिए इसमें मेन कौन है? अरब। और अरब में मेन कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो बोला जाए कि अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े मेंस में, अगर सवाल आते हैं तो प्री में सवाल आएंगे मोहम्मद बिन कासिम को लेकर के, अरब को लेकर के, लेकिन मेंस में लैंग्वेज अलग रहेगी, उत्तर का फॉर्मेट सेम रहेगा। वो बोला जाएगा कि अरब आक्रमण के कारण बताइए, इसका मतलब प्रश्न ये भी है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण बताइए। अरब आक्रमण के प्रभाव बताइए, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के प्रभाव बताइए, तो ये सेम है। इसी तरीके से तुर्की आक्रमण के कारण, तो उस पर फिर गजनबी भी दिखाना पड़ेगा, गौरी भी दिखाना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके की चीजें होती हैं। देखिए जब भी कोई कारण होता है या जब भी कोई प्रभाव होता है, तो इतिहास में 4 चीजें आज से रट लीजिए कि जब भी कोई हमसे पूछेगा कारण, तो कारण कभी कोई एक नहीं रहता, कारण रहते हैं 4 रूट कॉज। राजनीतिक, सामाजिक, ये क्या लटक, इतना लंबा बाल, ओ माय गॉड, हाउ इज इट? सारा शहर देखता है मुझे शक की निगाहों से, क्या मेरी शक्ल भी पुराने 500 के नोट जैसी है? पुराने 500 के नोट, ठीक है। तो पहला कौन सा था? गजनबी। और दूसरा कौन सा था? गौरी। तो इसीलिए गजनबी और गौरी को पढ़ते हैं। इन दोनों के बीच पे ये 712 एडी है और ये फिर 1000 एडी है। ये कितना है? 1000 एडी। दोनों के बीच में लगभग 250 से पौने 300 साल का अंतर है। इतने में ये नहीं हुआ था, इतने में ये हुआ था कि हमारे यहाँ पर कुछ नई शक्तियाँ आ गई थीं। वो 4 शक्तियाँ हैं, एक है गुर्जर, एक है प्रतिहार, एक है चालुक्य। तो कौन कौन से हो गए? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो ये 4 तरीके के क्षेत्रीय राजा भारत देश में ही पैदा हो गए, जिनने ये कहा कि ना वहीं रहो जहाँ के हो। तो इन लोगों ने 250 सालों तक किसी तरीके से नियंत्रण रखा। तो इसलिए इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक के कारण लड़का थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है, उसको ही कहा जाता है कि भारत में क्षेत्रीय राज्य। तो भारत में क्षेत्रीय राज्य अलग अलग इलाके पर काम भी कर रहे थे, जैसे कि गुजरात में गुर्जर, ये गुर्जरों के कारण ही उसका नाम क्या पड़ गया है? गुजरात। तो इसी तरीके से दक्षिण में राष्ट्रकूट, फिर कहीं पर चालुक्य, कहीं पर सोलंकी। गुजरात में सोलंकी भी थे। कौन सा वंश था? सोलंकी वंश। तो ये सारा वंश था। तो इन लोगों ने इनको रोक के रखा और इन पे भी एक से एक राजा हुए और उन राजाओं ने इन लोगों को आने नहीं दिया। जब हम शब्दावली में सुल्तान इस्तेमाल करें तो इसका मतलब मोहम्मदन शासक से, और जब राजा बोले तो इसका मतलब हिंदू शासक से। तो अरब आक्रमण में आपको पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम। तो पहली बात तो यही आ सकता है कि आक्रमण के कारण क्या थे। तो आक्रमण के कारण क्या रहेंगे? तो आक्रमण के कारण वही आप बताइए कि 4 कारण थे, लेकिन मेन कारण ये था, एक शब्द इतिहास पे आता है। अब मूल टॉपिक में आते हैं, अरब आक्रमण या मोहम्मद बिन कासिम। इस स्लाइड से आगे निपटते हैं अपन। तो अरब आक्रमण या कासिम, तो देखिए 600 ईस्वी तक भारत में
एक शासक हुआ करता था जिसे बोला गया है हर्षवर्धन। क्या बोला है? हर्षवर्धन। देखिए आज भारत का माहौल ऐसा है कि आज भारत में कोई विदेशी आक्रमण होगा तो आप हम सब सेना में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मूल कर्तव्य ये कहता ही है कि देश को जब जरूरत पड़े तो तुम उधर जाना भी, लड़ने भी जाना, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, तुम भी सब चलेंगे पर लड़ने। क्योंकि आज भारत में जो सत्ता है वो केंद्रीय सत्ता है। भारत पे 600 एडी तक केंद्रीय सत्ता विद्यमान रही है हर्षवर्धन के जमाने पे, और हर्षवर्धन के बाद फिर साम्राज्य क्या हो गया है? विघटित। तो जब तक देश एक साथ बंधा हुआ था, जब एक राजा की बात सभी राजा मानते थे, तब कोई विदेशी आक्रमण होता तो उन लोगों के लिए तो एक घाटे का सौदा होता, आते और बुरी तरीके से लपेटे जाते। लेकिन जब हर्षवर्धन की केंद्रीय सत्ता का विघटन हो गया तो ये पता चल गया। तो ये सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है कि भारत पे अरब आक्रमण का पहला कारण क्या हो गया कि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव। लिखिए कुछ नहीं, नोट्स हम सबरा दे देंगे पीडीएफ में बना बनाया, आप तो बस कथा सुनिए। इतिहास में क्या सुनना रहता है? कथा। अभी तो हम भी छपवाना शुरू कर दे तो पूरी कॉपी भरवा देंगे, तो किताबें भरी पड़ी हैं। उससे क्या हुआ? उसे पढ़ लिए का? कुछ नहीं हुआ। तो पहले नंबर पर क्या हुआ? भारत में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव। आज भी भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाएगा, कई लोग आ जाएंगे। जहां पे मुखिया नहीं होता वहां पे कई मुखिया होते हैं। मुखिया हमेशा कितना होता है? एक। प्रधानमंत्री की पोस्ट कितनी? एक। और उसके बाद जितने भी मंत्री अनेक। प्रधानमंत्री एक, उप मुख्यमंत्री 2-4 ठो हो सकते हैं, अन्य मंत्री 10 ठो हो सकते हैं, लेकिन मेन कौन रहेगा? एक। तो इसलिए जब मुखिया कहीं पर ना हो, मुखिया का होना बहुत जरूरी है, और जब एक मुखिया नहीं होता तो फिर अनेक मुखिया। तो यही हुआ कि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव हुआ, और जिसकी वजह से विदेशी आक्रांताओं को यह पता चल गया कि यहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मलाई मिलेगी। दूसरे नंबर की बात कि हमारे यहाँ की राजाओं की आपस में नहीं पटती थी, तो यह भी पता चल गया कि हमारे यहाँ के राजनीतिक राजाओं के बीच में जो फूट पड़ी है इसका रहस्य उद्घाटन हो गया, लोगों को पता चल गया। यह दूसरा राजनीतिक कारण हो सकता है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि तब तक लोगों को समुद्री यात्राओं का हल्का फुल्का ज्ञान हो चुका था, यह भी एक कारण बन सकता है। आर्थिक कारण क्या बन सकता है कि ये वाला इलाका, जो अरब वाला जो इलाका है, ये एक नंबर का भूकाहिल इलाका है। कैसा इलाका है? भूकाहिल, भूखे टाइप का, खेती बाड़ी होती नहीं है, जमीन है बंजर। और पता चल गया कि भारत का ये वाला इलाका क्या है? उपजाऊ, नदियां हैं, मिट्टी है। हमारा तो वो इलाका उत्तर का कहा ही जाता है 5 नदियों के बीच का भूभाग पंजाब, 2 नदियों के बीच का भाग दुआब, तो 5 नदियों के बीच का भाग पंजाब। तो ऐसे इलाकों पे अभी भी पंजाब की खेती बाड़ी वगैरह देख लो, खेती बाड़ी देख लो, अंबानी से ज्यादा ही पैसा होगा टोटल, ठीक है। तो इसलिए ये भूकाहिलों के लिए ये भी लगा कि अगर हम यहां पर जाते हैं तो यहां पर मिलेगी। तो एक तो भूख लगी और यहां पर पनीर रखा है, तो आर्थिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। धार्मिक कारण भी ये हो सकता है कि इस्लाम धर्म का उदय जब 570 ईस्वी पे होता है, 570 मतलब मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बाद, तो इस्लाम धर्म वाले में देखिए हर धर्म को अपना प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, जो रामायण करना है, जो महाभारत करना है, जो जैसा करना है, जो पुराण करना है, सब कीजिए, लेकिन कभी किसी के दूसरे की धर्म को आहत मत कीजिए। आप दूसरे के धर्म को आहत मत कीजिए और अपने धर्म को जो करना है करिए, ये तो आपको आपके मूल अधिकार पे भी देते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में, अब इस्लाम धर्म के 2 ग्रंथ हैं, कुरान और हदीस, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन उस जमाने के मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार मोहब्बत से नहीं बगावत से किया है। किससे किया था? बगावत से। वहां के लोग आएंगे और जबरदस्ती में जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब धर्मांधता, बेमतलब में या तो तेरे को गोली मार देंगे या तो तू इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। ये उस जमाने के आक्रांताओं की यदि ये चीज है तो ये तो बात गलत है। तो वो लोग धर्म में इतने अंधे हो गए थे कि उनको लगा था कि देश दुनिया में केवल कौन सा धर्म फैल जाए? इस्लाम। तो उनको ये लगा कि जहां जहां पर इस्लाम है वहां पे आक्रमण करके क्या करेंगे। तो फिर पता चला ये हिंदुस्तान में एक आबादी है और यहाँ पर हिंदू धर्म चलता है, और यहाँ पर हिंदू धर्म भी बहुत सारे धर्मों में जा चुका था। वैष्णव संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय बन गए थे। तो लगा था कि ये भी एक कारण है कि इन लोगों को धर्मांतरण या इनके साथ जिहाद का काम किया जा सकता है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का फैलाव किया जा सकता है।
तो इस तरीके से कारणों को रटा नहीं जाता, कारणों को समझा जाता है। रटोगे क्या क्या, रट के मेमोरी, हमारी मोबाइल की मेमोरी तो फिर भी 64-64 जीबी की होती है, आजकल 128 जीबी की हो गए हैं। हमारा दिमाग इतनी जीबी का नहीं है, हमारा दिमाग बहुत सीमित है। रटा नहीं जाता चीज़ों को, चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है कि ये घोल मेल लीजिए, ले दे करके चीज़ें इर्द गिर्द ही घूमेंगी पूरे इतिहास की। लेकिन यही सब कारण होंगे। अगर हम कह रहे हैं मुस्लिम आक्रमण, तो मुस्लिम आक्रमण का मतलब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार, मुस्लिम धर्म का जिहाद, मुस्लिम धर्म की धर्मांधता, ये सब कारण हो सकते हैं। तो फिर आक्रमण किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम। तो जब हम पढ़ते हैं क्या, अरब आक्रमण, तो अरब आक्रमण में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम बता दिए थे, और मोहम्मद बिन कासिम जब आप पढ़ेंगे या अरब आक्रमण पढ़ेंगे तो आपको एक फ्लोचार्ट अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि पहली बात तो मोहम्मद बिन कासिम, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अरब। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा एक फ्लोचार्ट अपने दिमाग में रखिए कि पृष्ठभूमि क्या हुई, और पृष्ठभूमि क्या है मोहम्मद बिन कासिम की या अरब आक्रमण की। ये एक फ्लोचार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरे नंबर पर, जब भी कोई आक्रमण होगा उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, तो वो उद्देश्य क्या है। तीसरे नंबर पर आप ये देख रहे होंगे कि जब आक्रमण हुआ तो इसमें संघर्ष या युद्ध किस तरीके के हुए, संघर्ष या युद्ध किस तरीके के हुए, ये आप देखेंगे, संघर्ष या युद्ध कैसे हुए। और संघर्ष और युद्ध के बाद फिर चौथे नंबर पर आप देखेंगे कि इन आक्रमणों के प्रभाव क्या हुए, इन आक्रमणों के प्रभाव क्या हुए, ये भी आप चौथी चीज देख रहे होंगे। और प्रभाव के बाद फिर आप ये देखेंगे कि अगर इससे कोई ऐसे पॉइंट हैं जो प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको एग्जाम कैप्सूल के तौर पर देखेंगे। यहां सारी जगहों से संघर्ष या युद्ध से, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रभाव किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम कैप्सूल किसके लिए जरूरी है? प्री के लिए जरूरी है। बाकी ओवरऑल समग्रता की एक समझ होनी चाहिए। कोई प्री नहीं होता, कोई मेंस नहीं होता, केवल और केवल विषय होता है, और केवल और केवल विषय की तैयारी करना होती है। वो प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, कलेक्टर में आ जाए, चपरासी में आ जाए, हम सवाल बनना चाहिए उसमें क्या है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं पृष्ठभूमि। तो देखिए पृष्ठभूमि ये है कि 570 में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसके बाद ही इस्लाम धर्म आगे बढ़ गया। और इसी क्रम पर जब पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब जब, या हाँ ठीक है, पैगंबर साहब जब क्या हुए कि चले गए, तो उनके बाद उनके उत्तराधिकारी को क्या बोला जाने लगा? खलीफा। उनके उत्तराधिकारी को क्या बोला गया? खलीफा। अलग अलग जमाने पर अलग अलग खलीफा आए, लेकिन इस जमाने पर जो दो खलीफा आए, तो एक खलीफा का नाम था अल हज्जाज। इस खलीफा का नाम क्या था? अल हज्जाज। और अल हज्जाज नामक खलीफा ने क्या किया कि अल हज्जाज ने ये बोला कि जाइए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शुरुआती आक्रमण हुए। तो देखिए यहीं से उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा कि अल हज्जाज क्या कह रहे हैं? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने जिस व्यक्ति को बोला, उस व्यक्ति का नाम क्या था? अल हज्जाज वाले का पहले नाम का नाम क्या था? 711 में ओबेदुल्ला। सफल किया सफल, असफल। 711 में ही कौन? बुरदैल। सफल किया सफल, असफल। लेकिन 712 में क्या हुआ? ये सफल हो गया। तो यहीं पर पृष्ठभूमि हो जाएगी कि तीसरा आक्रमण जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, यह आक्रमण सफल हुआ, यह आक्रमण सफल हो गया। और इस आक्रमण की सफलता के कारण भारत में इस्लाम धर्म का परिचय हो गया, और ये आ भी गया। भारत पर जब ये आया तो भारत में शुरुआत में ये इस इलाके पर आया, और इस इलाके पर आया तो फिर ये आया, तो फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर था कौन? तो ये पूरा इलाका हिंदुओं का था, चाहे वो पेशावर हो, चाहे सिंध हो, चाहे मुल्तान हो, ये सारे इलाके किसके थे? हिंदुओं के थे। और हिंदुओं के थे, तो यहां पर राजा कौन था? तो वहीं पर ये तीसरी चीज हो जाएगी कि संघर्ष या युद्ध। तो यहां पर जब आया, तो जब शुरुआत में आक्रमण हुआ, तो उस टाइम पर यहां पर राजा कौन हुआ करता था? राजा दाहिर। राजा कौन हुआ करता था? राजा दाहिर। राजा दाहिर।
तो फिर क्या हो गया इसके बाद? राजा दाहिर। इसके बाद कौन हो गया? राजा दाहिर। तो राजा दाहिर से इसका संघर्ष या युद्ध हुआ। राजा दाहिर के बारे में याद रखिए कि राजा दाहिर को सत्ता मिली थी, इसके पिता का नाम था चच। पिता का नाम क्या था? चच। और दाहिर का भी एक बेटा था, उसका नाम था जय सिंह। उसका नाम क्या था? जय सिंह। तो इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम का जो संघर्ष हुआ, वो संघर्ष किससे हुआ? राजा चच के बेटे दाहिर से। और राजा दाहिर कहां के राजा थे? सिंध के। इनको दाहिर को, और इन लोग, और दाहिर का बेटा कौन था? जय सिंह। तो दाहिर ने शुरुआत के 2 तरीके के जो आक्रमण थे उनको विफल कर दिया था, जिसकी वजह से दाहिर क्या था? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में था। बोला था कौन सी बड़ी बात है, हम हिंदू राजा हैं, ये आएंगे हमारे देश में आएंगे और हम इनको ताप लेंगे आराम से, तो हम इनको आराम से ताप लेंगे। ये भी एक गलती कहलाई कि उनको तुमने आने दिया, इनको तुमने आने दिया, और आने के बाद इनको इतना लाइटली लिया। तो पहली बात तो आपको कोशिश ये करना था कि पहले आपको हर एक घटना इतिहास में स्वतंत्र होती है, हर एक घटना स्वतंत्र होती है। ये मत समझिए कि 17 बार ऐसा हुआ है तो 18वीं बार भी वैसा ही होगा, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं हो सकता। 100 तरीके के चीजें हो जाएं, बोलते हैं ना कि तोता का रंग हरा होता है, ये तभी तक सत्य है जब तक कि कोई तोता ऑरेंज कलर का ना मिल जाए, और जिस दिन ऑरेंज कलर का मिल गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत। ज्ञान क्षणिक है, ज्ञान को ये मत मानिए कि ज्ञान भी स्थायी है, ज्ञान हमेशा सापेक्षिक है। आपका ज्ञान तभी तक सही है जब तक कि उसको गलत करने वाले आ नहीं गए, और जब उसको गलत कर दिए तो गलत हो गया, उसमें क्या रह गया है। तो इसलिए प्रत्येक घटना स्वतंत्र रहती है। तुमने इसको सिंध नदी तक आने दिया, और सिंध नदी तक आने के बाद फिर अभी आया है, हम बोले कि एनिवर्सरी मनाने की उम्र में तू बर्थडे मना रहा है, एनिवर्सरी मना, ससुराल जाने की उम्र में अस्पताल जाता है। तो देखिए, तो इधर क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आया, और यहां पर किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर 2 आक्रमण विफल कर चुका था, इसलिए यह आत्मविश्वास से लबरेज था और इसको लगा कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार शत्रु वैसा नहीं था, इस बार शत्रु तैयारी से आया था। एक तो सेना विशाल थी, घोड़े भी बढ़िया वाले थे, और एकदम कुशल सैनिक थे, सबके सब छटे हुए इक्के थे। फिर भी खबर तो मिली राजा दाहिर को कि राजा दाहिर को ये लगा कि आएगा तो देख लेंगे। कई लोगों ने बोला कि आ रहा है तो देख लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन जब ये अंदर आ गए तो पता चला कि इस बार ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आया। ना केवल इसने तैयारी युद्ध के मैदान की थी, बल्कि तैयारी रणनीतिक स्तर में की थी। रास्ते में जो देवल पड़ता है, देवल के पुजारियों को अपने हाथ में मिला लिया, वो उसके साथ आ गए। ये तो बहुत नुकसान हो गया। इससे बोला गया दाहिर से कि देख रहे हो उसका माहौल। उनने बोला कोई बात नहीं, हाथी बैठ भी जाए तो कुत्ते से तो ऊंचा रहेगा, लेकिन कितना बैठा लोगे। फिर आगे पता चला आगे क्या होगा। फिर आगे पता चला कि जो इसकी खास सेना है वो अल्फी इलाके की सेना हुआ करती थी। अल्फे इलाके की सेना भी किसी तरीके से कासिम ने अपने फेवर में मिला ली, ये भी गड़बड़ हो गया। 3rd नंबर का एक और गलती देखिए, कौटिल्य ने कह दिया है कि कभी भी सेना में ब्राह्मणों को भर्ती मत करिए। सेना में किसको मत भर्ती करिए? ब्राह्मणों को भर्ती मत कीजिए। अब इस पे कई ब्राह्मण कहेंगे कि यार कौटिल्य ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। गलती किसकी कहलाई? कौटिल्य की। ब्राह्मणों को भर्ती, वो कहते हैं ब्राह्मणों का हृदय उदार होता है। अब अच्छा लगा, ब्राह्मणों का हृदय उदार होता है। ब्राह्मण किसी को, कोई ब्राह्मण के पैर वैर छू ले, माफी आफी मांग ले, नमस्ते नमस्ते कर ले, पाए लागू पंडित जी कर ले, इससे वो चेंज हो जाएगा, उसका बोलेगा जा तुझे माफ किया। इनने क्या किया था कि ये तो खुद ही ब्राह्मण था, दाहिर क्या था? खुद ही ब्राह्मण था, और इसने अपनी सैनिकों में ज्यादा किसको भर्ती कर दिया था? ब्राह्मणों को। तो पता नहीं क्या हुआ, देवल के पुजारी नहीं, अब आजू बाजू के पुजारियों को भी इसने अपने फेवर में ले लिया। ये मामला और गंभीर हो गया। और कुल मिलाकर के देखिए, एक तो अपनी सेना को मजबूत किया और इसकी सेना को अपने हिस्से में ले लिया। फिर भी जैसे तैसे लड़का भी था जयसिंह भी, जैसे तैसे युद्ध का मैदान। अब जब आ ही जाए दुश्मन तो लड़ लेना चाहिए, उसमें क्या है। सामने कोई खतरा आ जाएगा तो कब भाग जाएंगे? आएगा तो देख लेंगे, उसमें क्या है। तो तारीख आई एक इतिहास में, और उसे बोला गया, तारीख थी 20 जून। कौन सी तारीख थी? 20 जून। कौन सी एडी? 712 एडी। ये 20 जून की तारीख इतिहास में कई बार आती है। तो कौन सी तारीख है ये? 20 जून 712। सिंध के पास एक जगह है रावर, और रावर का युद्ध हुआ।
ये प्रश्न आता है, रावर का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो सिंध, तो रावर का युद्ध हुआ 20 जून 712 को, और 712 को फिर वही गड़बड़ी, वो कासिम फिर से तैयारी से आया था, अपने यहाँ पे पानी गिर रहा था, तो अपन तो वैसे भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और फिर वही गड़बड़ हुआ, युद्ध के मैदान पर मोहम्मद बिन कासिम ने मतलब अपनी तरफ से आक्रमण किया और राजा दाहिर ने वहां से आक्रमण किया। राजा दाहिर भी सुयोग्य सेनापति थे, वहां कासिम भी सुयोग्य था, लेकिन यहां पर भीतर घात हो गया। हमारे अपने लोगों को कमजोर कर दो, हमारे अपने लोगों जिसकी दम पर अब हमको पता चले कि अब ये है, अब तुम उसी को अपने फेवर में मिला लो, हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे ठीक है भाई रहने दे, जा रहे घर। तो यही हुआ कि अगर हमारे खासम खास लोगों को अपने गुट में मिला लोगे और हमारे अपने लोग बेवफाई कर देंगे, तो हमारी शक्ति, हमारा आत्म मनोबल का क्या होगा? तो बेवफाई से इंसान टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो बेवफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेवफाई से आदमी टूट जाता है। तो दाहिर भी टूट गया था। दाहिर को समझा भी रही थी, उनकी मैडम का नाम था रानाबाई, उनको रानीबाई भी इतिहास में लिखा है, हेनरी इलियट ने लेकिन रानाबाई लिखा है। तो उनकी मैडम का नाम क्या था? रानाबाई। रानाबाई कह रही है दाहिर से कि परेशान क्यों होते हो जी, हम तो हैं, हम तो चलेंगे। ओ हंस दिए उसके ऊपर कि तू लड़ेगी। कोई लड़की बोले कि हम तो हैं, चलो हम युद्ध के मैदान में, लेकिन नहीं, कम आंका गया। युद्ध के मैदान पर वीर गति को प्राप्त हो गए राजा दाहिर, लेकिन उसके बाद रानाबाई ने मोर्चा संभाला। जयसिंह की उम्र ज्यादा नहीं थी और रानाबाई ने भी युद्ध के मैदान पर बराबरी की लड़ाई की, और कुल मिलाकर के एक महिला होने के बाद भी उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया, वो भी। लेकिन उनको ये लगा कि अब मौत मेरे निकट है और ऐसा हो सकता है कि मुझे मारे ना, बल्कि एक इन आक्रांताओं की जो एक विडंबना वाली बात है, जो बेशर्माई वाली बात है, वो ये है कि वो स्त्रियों की इज्जत लूट लेते थे। तो इसलिए फिर रानाबाई ने स्वयं जौहर कर लिया, स्वयं को खत्म कर लिया, ये सोच करके कि कम से कम मैं इज्जत के साथ मरूं। बेटे का नाम था जयसिंह। जयसिंह का अगला, कासिम का अगला मुकाबला किसके लिए था? जयसिंह, कि इसको निपटा दिया, उसको भी निपटा दिया, जयसिंह को भी निपटा दूं। जयसिंह ने भी बराबरी का मुकाबला किया, और जयसिंह सिंध के पास एक जगह हुआ करती थी जिसको बोला जाता था ब्राह्मणाबाद। तो रानाबाई के बाद कौन हुआ? ऊपर चल। तो फिर यहां पर रावर के युद्ध में कौन कौन था? रानाबाई। क्या नाम था? रानाबाई। और रानाबाई भी किसको प्राप्त कर गई? वीर गति को प्राप्त कर गई। और रानाबाई भी जब वीर गति को प्राप्त कर ली, जौहर कर ली रावर के युद्ध के बाद। ये युद्ध का नाम क्या था? रावर। रावण मत कह देना, ये कौन सा है? रावर। रावण भी बोल दो। कासिम कौन था? तो रानाबाई के बाद फिर अगला बेटा कौन, मतलब इनका बेटा का नाम क्या था? जयसिंह। जयसिंह ने भी बराबरी का मुकाबला किया, और जयसिंह जिस शहर पे रहा करता था वो शहर का नाम ही क्या था? ब्राह्मणाबाद। क्या नाम था? ब्राह्मणाबाद। कासिम की सेना ब्राह्मणाबाद गई, और ब्राह्मणाबाद में भी कासिम और ब्राह्मणाबाद का युद्ध हुआ। और ब्राह्मणाबाद का युद्ध जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ। लेकिन अब जब पिता, जो इतने लंबे समय से अनुभव था जिनको, जो चच के बेटे थे, चच भी एक नामी गिरामी राजा हुआ करता था, जब उसकी औलाद या उसकी संतान भी इस भीतरघात का सामना नहीं कर पाई, तो फिर जयसिंह के पास तो अभी नई नई राजपाट, नई नई राजसत्ता है, उम्र भी उतनी ज़्यादा नहीं। फिर भी युद्ध हुआ, लेकिन 6 घंटे की लड़ाई के बाद ब्राह्मणाबाद के इस मैदान पर जयसिंह को भी हरा दिया। और कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन कासिम, जो कि तीसरा अरब आक्रमणकारी था, वो पहला सफल अरब आक्रमणकारी बन गया। और इसके बाद फिर अगले ही साल इसके बाजू वाला इलाका, जो सिंध के बाजू वाला इलाका है, वो 713 एडी में उसने मुल्तान में आक्रमण किया। और अब जीतने के बाद आत्मविश्वास चरम स्तर पर रहता है। वैसे भी चीजें इनके खिलाफ जा चुकी थी, लोगों को लगा भी कि ये तो देखिए मैदान में ये है, स्ट्रेटजी भी उतनी काम की, सेना भी उतनी काम की, और हथियार भी उतने काम की। युद्ध मानसिक स्तर पर लड़ा जाता है, युद्ध हमेशा मानसिक स्तर पर लड़ा जाता है। युद्ध वो नहीं होता जो बचपन में इधर से एक त्रिशूल भेजो, उधर से एक त्रिशूल, दोनों टकराए आग लग गई, वो युद्ध नहीं है। युद्ध कहां से लड़ते हैं? हमेशा इधर से, दिमाग से, कि कब करना है, क्या करना है। ऐसी गलती अंग्रेजों के जमाने पर सिराजुद्दौला के टाइम पे हुई थी, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। मीर कासिम जाकर के बेवफाई कर दिया था,
घसीटी घसीटी बेगम मौसी औसी ने बेवफाई कर दी थी। लड़ाई वहां 20 जून को होनी थी, तारीख क्या रख दी गई 20 जून। लेकिन यहां से भी अपना मेन सेनापति उनके खेमे में चला गया। उनने बोला रुको रुको अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, जिस दिन बरसात होगी उस दिन युद्ध करवाना। 23 जून की तारीख कर दी गई। और जैसे युद्ध का मैदान हुआ, अंग्रेज तो दिमाग मानसिक कि 23 जून का मौसम कैसा होगा, उनने अपने पूरे गोले बारूद बम को क्या कर दिया, सुरक्षित। यहां पर सिराजुद्दौला नवाब की सेना यहां क्या करी, कुछ नहीं कर पाई, सो गई। जैसे ही देखी युद्ध के मैदान में कुछ नहीं, युद्ध के मैदान में पूरे गोली बारूद बम बरसात में भीग के वेस्ट हो गए और इनके हिस्से कुछ भी नहीं लगा। ऐसी गलती यहां पर भी है कि आप ये भी देखिए कि युद्ध के मैदान में कौन मेरा है कौन कैसा। आजकल पॉलिटिशियनों को देखो, चुनाव हुआ नहीं कि अपने विधायकों को रिसोर्ट में ले जाते हैं, अगले दिन क्या करते हैं, बस खड़ी हो जाती है कि जितने विधायक जीते हो गाड़ी में बैठो, तुमको गोवा घुमा के लाते हैं। कोई तुमसे कांटेक्ट कर ले तो तुम किसी के फेवर में चले जाओ तो युद्ध के मैदान में इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत रहती है। इसलिए अपने यहाँ पर सीबीआई या ये अपनी जो बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी हैं, सेना है, ये सब कोडिंग से बात करती हैं, ये सब कोडिंग से बात करती हैं। यदि यहाँ पर सेना का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर मैं पहुँच गया तो मेरे से पूछा जाएगा आज का कोड क्या है, आज का कोड क्या है। यदि वो कोड नहीं बताऊंगा तो फिर मेरे ऊपर गोली तान दी जाएगी। हर दिन सेना का कोड बदलता है, हर दिन। आज का कोड है वंदे, तो मैं जाऊंगा तो सामने वाला सैनिक से जब वो लोग आज का कोड क्या है वो पूछेगा मेरे से, नया आदमी, तो मैं क्या बोल दूंगा, वंदे। कोई भी सैनिक इधर से उधर जाएगा तो उसको ये कोड लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना चाक चौबंद व्यवस्था रखना पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वो जो अपनी नई बाई आई है, का नाम है उसका, पाकिस्तान से तो बाई आई है ना, सीमा बाई, सीमा हैदर, लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का बोलना उसे आवे ना, है ना, उस टाइप के लड़के के साथ। तो ये इतना सब चाक चौबंद व्यवस्था रखनी पड़ती है कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो ये फिर मोहम्मद बिन कासिम हुआ। लेकिन यहां पर अभी भी वो कौन थे 712 एडी में, अल हज्जाज, वो क्या नाम, उनका नाम क्या था, अल हज्जाज। जब ये लौट रहा था 713 714 715 एडी में, तब तक अल हज्जाज अंतिम स्थिति पे जा चुके थे और एक नया खलीफा बन चुका था, उसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था, सुलेमान। खबर अल हज्जाज भी करते थे, लेते रहते थे, सुलेमान ने भी लिया। और फिर इनसे बोला गया, पिछली वाले में नहीं बता पाए थे ये पॉइंट, तो सुलेमान ने फिर ये बताया कि सुलेमान ने बोला कि जीत तो लिए हो, हमारे लिए क्या तोहफा है। तो सुलेमान ने कहा था, तो सुलेमान के पास फिर ये तोहफा जा रहा था, इसकी बेटी, किसकी बेटी, दाहिर की बेटी। और दाहिर की बेटियों का नाम था, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमिला देवी। एक का नाम क्या था, सूर्या देवी, और एक का नाम परमिला देवी। जब ये युद्ध के मैदान पर सूर्या देवी और परमिला देवी जब इनको भेज दिया गया, तो फिर इन लोगों ने जाकर के क्या बोल दिया खलीफा को कि हम आपके योग्य नहीं हैं, हम अपवित्र हैं, हमारी असमत लूटी जा चुकी है। ये सोच करके खलीफा को ये लगा कि ये जरा सा इतना छोटा सा 18 19 20 साल का लड़का कासिम हमको बेवकूफ़ बनाएगा। तो इसलिए फिर खबर आई कि इसको लपेटो घोड़े से और लेकर के आओ, और फिर रास्ते में उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि सूर्या देवी और इसके अलावा परमिला देवी, इनने झूठ बोला है, वो लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए इनको भी दीवार से चुनवा दिया गया और अरब आक्रमण यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को लगा कि अगर हम आज तटस्थ रहेंगे तो समय लगेगा हमारा भी इतिहास, अगर आज हम आपस में एकजुट नहीं हुए तो जो राजा दाहिर के साथ हुआ है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है। तब हमारे यहाँ पर नई शक्तियाँ, जिनको क्या बोला गया है, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, इन लोगों ने एकजुटता निभाई और इन आक्रमण का, इसलिए फिर 712 एडी के बाद फिर 1000 एडी पे जाकर के, तो 712 एडी से लेकर के 1000 एडी तक इन वंशों का इतिहास रहेगा। किनका रहेगा, इन्हीं वंशों का इतिहास। कुछ लोग इसको पूर्व मध्यकाल में पढ़ा देंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं। ठीक, तो ये ध्यान रहेगा कि ये पूरी कहानी क्या कैसी हुई। ये प्रश्न उत्तर आएंगे तो आपको तो कहानी याद रखना है। अब इसके बाद याद करने में कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में इंस्टॉल है, वो मेरा ऊपर छोड़ देना, कुछ नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा। ये प्रश्न आता है कि क्या प्रभाव थे, क्या प्रभाव थे। तो ये संघर्ष और युद्ध याद रहेगा। दो ही संघर्ष हुआ, एक हुआ है रावर का युद्ध और दूसरा ब्राह्मणावाद का युद्ध। रावर का युद्ध और ब्राह्मणावाद का युद्ध। प्रभाव आएगा तो प्रभाव वही, पहला प्रभाव तो राजनीतिक, पहला प्रभाव क्या रहेगा, पहला प्रभाव क्या रहेगा, राजनीतिक। तो राजनीतिक प्रभाव में यही कहिए कि इसके कारण एक चीज तो ये थी कि भारतीय राजाओं को ये लगा कि अब एकजुट होना आवश्यक है। भविष्य के क्या, भविष्य के खतरे को देखते हुए
भविष्य के खतरे को देखते हुए नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। क्या रहेगा? नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। दूसरे नंबर पर राजनीतिक प्रभाव और क्या रहेगा कि यह भी पता चल गया बहुत दूर दूर तक कि भारत के राजाओं के बीच में जो आपसी फूट है इसका रहस्योद्घाटन हो गया। यह रहस्य था, अब ये उद्घाटित हो गया, मतलब भविष्य में आक्रमण हो सकता है। तीसरा राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है? नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, नया रहस्योद्घाटन, यह भी हो सकता है। इसके अलावा कि आस पड़ोस के लोगों को भी यह खबर लगी कि कोई बाह्य आक्रमणकारी बहुत कम सेना को ले जा करके भारी भरकम सेना को परास्त कर सकता है। मतलब हमारे यहाँ के सैनिक यदि ट्रेंड नहीं है, हमारे घोड़े हाथी यदि ट्रेंड नहीं है, तो हमको भविष्य में ये खतरा हो सकता है। ये सब राजनीतिक इफेक्ट होंगे, तो भविष्य में ये अपन सुधारेंगे ये गलतियां, तो आगे के इतिहास में अपने आप हमारे यहाँ पर घोड़े, ये दुनिया भर की चीजें अच्छी हो जाएंगी। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है धार्मिक। सबसे ज्यादा कौन सा प्रभाव पड़ा है? धार्मिक। पहली बात तो भारत में इस्लाम धर्म का किसी तरीके से प्रवेश हो गया। भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। इस्लाम धर्म के प्रवेश के अलावा भारत में एक नई विचारधारा आ गई। वो कौन सी थी? जिहाद की, जिसको धर्मांधता और धर्मांतरण और किसी को मजबूरी के दम पर किसी का धर्म परिवर्तन करना शामिल है। भारतवासी अभी तक इससे परिचित नहीं थे, ये खूंखार कुप्रथा से भी परिचित हो गए। तीसरे नंबर की बात क्या रहेगी? तीसरे नंबर के बाद यह रहेगा कि एक बार फिर से हिंदू धर्म को समन्वय करने की जिम्मेदारी आ गई कि हिंदू धर्म को फिर से क्या करना पड़ेगा? एकजुट करना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो भविष्य में इसलिए फिर गुर्जर, प्रतिहाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन लोगों का अध्याय रहता है, क्योंकि ये सब हमको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे दुर्गत की बात ये थी कि हमारे यहाँ के मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। अभी तक मंदिर हमारे सुरक्षित थे, अभी तक ये नहीं हुए थे, लेकिन ये एक और विभत्सकारी चीज कि हमारे यहाँ के मंदिरों को तोड़ने की बात शुरू हुई, तो मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। आजकल वैसे ही मुद्दा गरमाया हुआ है, और इनने जो शुरुआत की थी ये आगे चीज और बढ़ेगी। तो मंदिर को इनको तोड़ा जाने लगा, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ की स्थापत्य में क्या पड़ेगा? बुरा प्रभाव। स्थापत्य मतलब घर मकान बनाने की कला, तो हमारे यहाँ की स्थापत्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा एक और प्रभाव पड़े, वो पड़े सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रभाव। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक। सांस्कृतिक का मतलब यह था कि जब अरब आक्रमणकारी आएंगे तो कुछ अपने यहाँ की नई कलाएं, अपने यहाँ के रीति रिवाज, अपने यहाँ के धर्म, ये सब लेकर के आएंगे। एक प्रभाव ये पड़ा। दूसरी नंबर पर यह पढ़ा कि नालायक बिल्कुल अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़। और अपन लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। अपने यहाँ का सारा नॉलेज वो लेकर के चले गए। ये जो अपना ये पगला था, ये क्या नाम था? कासिम। कासिम के चंटू बंटू ने अपने यहाँ के ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए नियम निर्देश लेकर के चले गए अरब। अपने यहाँ का ज्योतिष ज्ञान लेकर के कहां चले गए? अरब। अपने यहाँ की संस्कृति विद्या अरब, अपने यहाँ की संस्कृति अरब, अपने यहाँ का वैज्ञानिक ज्ञान, अपने यहाँ की शून्य की खोज, अपने यहाँ की अंकीय पद्धति, अपने यहाँ की दशमलव पद्धति, ये सारी भारत की देन है। इतनी सारी किसकी देन है? भारत की। फिंगर में याद करो, पहले नंबर पर क्या था? हमारे यहाँ का ज्योतिष ज्ञान, हमारे यहाँ का वैज्ञानिक ज्ञान, शून्य पद्धति, दशमलव पद्धति, हमारे यहाँ का अंकीय पद्धति, हमारे यहाँ की अंकीय पद्धति, दशमलव पद्धति, हमारे यहाँ पर ब्रह्मगुप्त द्वारा लिए गए निर्देश, आर्यभट्ट की शिक्षाएं, ये सारे लेकर के कहां चले गए? अरब। और अरब वालों से छुड़ा लिया यूरोप वालों ने। अरब वालों से किसने ले लिया? यूरोप वालों ने। उनने इस कच्चे माल को यहां से वो ले गए आलू, यहां से क्या ले गए? समझ लो, आलू पुर्तगाल लाए थे अपने, हमें यहां से ले गए आलू और भेज दिए किसको? यूरोपी वालों को। और यूरोप वाले फिर वही 16-17वीं शताब्दी में जाकर के चिप्स के फॉर्मेट में हमको वापस किए हैं। तब हम लोग क्या कहते हैं उनको? वो अंकल चिप्स वापस कर रहे थे। तब हम लोग क्या कह रहे थे कि जो तुम कर रहे हो ना, ये हम करके छोड़ चुके हैं। मुजाहिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसाने की कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। हमारा रास्ता तकते हुए पथरा गई होगी, जिसको खिड़की में हम यूं ही संवरता छोड़ आए हैं। ऐ चांद इतनी बेरुखी से बात मत करना, यहीं पास में हम अपना चांद उतरा छोड़ आए हैं। लिखने पे आ जाए तो स्याही कम पड़ जाए, किसी के वास्ते हम क्या क्या आखिर छोड़ आए। समझ गए? तो इतने, ये नहीं समझ गए, ये समझ गए। तो इतने सारे प्रभाव पड़े, तो आपको अब आपको नोट्स में दे देंगे, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सांस्कृतिक प्रभाव में क्या क्या रहेगा?
यही सब। पहले नंबर पर क्या रहेगा, हमारे यहाँ का क्या ले गए, ज्योतिष ज्ञान। हमारे यहाँ का कौन सा ज्ञान ले गए, संस्कृत का ज्ञान। हमारे यहाँ का कौन सी चीज ले गए, हमारे यहाँ की अंकीय पद्धति, हमारे यहाँ की दशमलव पद्धति। शून्य की खोज किसने किया है, अपन ही लोगों ने किया है, अपन लोगों ने किया है शून्य की खोज। तो ये सारी चीजें लेकर के चले गए और यही अरब आक्रमण के प्रभाव या मोहम्मद। 5 नंबर का आएगा तो धूमधाम से लिख देना, 11 मार्कर का आएगा तो इसी का खुलासा कर दिया जाता है, प्री का आएगा तो वैसे भी आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। न्यायिक प्रभाव भी पढ़ा, क्या पढ़ा, न्यायिक प्रभाव। अभी तक न्याय करने के लिए राजा हुआ करता था, इन लोगों ने न्यायिक प्रभाव के तौर पर काजी नियुक्त होना शुरू हुए। कौन, काजी। ये काजी कौन है, मुस्लिम धर्मगुरु, वो वाले नहीं है कि एजी ओजी वाले काजी, वो नहीं, ये कौन है, काजी, काजी, ठीक है। तो काजी नियुक्त किए गए और न्यायालीन की एक नई तरीके की पद्धति से फिर हमारा परिचय हुआ। ये इस तरीके की चीजें हैं, ये चीज याद रखिएगा। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट, ये सारी जानकारी हमको जिस जानकारी से एग्जाम कैप्सूल बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, एग्जाम कैप्सूल। तो ये सारी जानकारी हमको एक ग्रंथ से लगती है, वो लगती है चचनामा से। किससे, चचनामा से। ये चच कौन था, दाहिर का बाप, पापा, डैडी, फादर, पॉप्स, क्या नाम था इसका, चचनामा। एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर एक प्रश्न और आता है कभी कभी कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कहां पर हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था ताइफा नामक शहर में। क्या नाम था, ताइफा नामक शहर में, ताइफा, ठीक। तीसरे नंबर की बात, वो उसका जन्म हुआ कब था, तो उसका जन्म हुआ था 696 ईस्वी में। जब आक्रमण किया था तो ये 17 साल का था, तो जोड़ लेना उस हिसाब से। 93 के कब कितना कहलाया, ये 93 कहला गया, 17 साल का था। ये आएगा नहीं, वो तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि तुमको ये ना लगे कि मास्टर से इतना भी नहीं बनता। कब हुआ था, 693 ईस्वी में। इसके बाद एक चीज और याद रखना कि पूरा ये जो अल हज्जाज था, ये पहले आक्रमण को जब जैसे देख लिया कि अरे युद्ध का परिणाम तो कुछ उलट पुलट होने वाला है, ये तो अब्दुल्लाह और बुरलैद नहीं, ये तो कुछ और ही खेल कर रहा है, तो एक इंसान इसको कमांड देता जा रहा था, यहां से घोड़े दौड़ाता था बार बार, तो वो वही था अल हज्जाज। और अल हज्जाज जिस जगह पर बैठ करके नियंत्रण कर रहा था युद्धों का, उस शहर का नाम था कूफा नामक शहर। कूफा नहीं है, ये कूफा है। कौन सा शहर है, कूफा। तो कूफा नामक शहर पर ये नियंत्रण कर रहा था पूरे आक्रमण का। तो अरब आक्रमण को लेकर के इतने ही सवाल आते हैं, तो आप लोगों से सवाल जवाब पूछ लें। पहला सवाल, मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया, कहां पे पहले आक्रमण किया, कहां पे किया, कूट के भजिया बना दे, अरे सिंध बोलो रे ढोर, कहां पे आक्रमण किया, सिंध पे आक्रमण किया। दाहिर की मैडम का नाम क्या था, इनके डैडी का नाम क्या था, किताब का स्रोत, इसका जन्म कहां पे हुआ था, कासिम का, ताइफा। कहां से नियंत्रण कर रहा था अल हज्जाज, हत्या किसने करवाई, सुलेमान ने। हत्या किसने करवाई, सुलेमान ने। भेजा किस खलीफा ने था, पहला आक्रमण किसने किया था, दूसरा आक्रमण, सिंध कहां पे है आज, पाकिस्तान में। सिंध कहां पे है, रावर का युद्ध कब हुआ था, ये कह रहा है 1962। युद्ध कब किया था, 20 जून 712। मुल्तान में आक्रमण कब, 713। स्वर्ण शहर कहां बसाया था, मुल्तान में। स्वर्ण शहर कहां, पिछली क्लास बताए थे, स्वर्ण शहर कहां पे बसाया था, मुल्तान ने। ठीक है, इतना याद रहेगा। और भी बताते चलिए इसके अलावा। राजा दाहिर की जीत का कारण क्या था, तो राजा दाहिर की हार का कारण क्या था, तो एक तो प्रतिद्वंदी की, एक तो बोलिए प्रतिद्वंदी की सेना को हल्के में लेना। दूसरे नंबर पर क्या रहेगा, अल्फी की सेना के द्वारा विश्वासघात। तीसरा नंबर, सिंध नदी को पार करने देना, सिंध नदी को पार करने देना। कासिम की जीत का कारण क्या था, कुशल सेना नायक एवं कुशल सैनिक, बेहतरीन तरीके के घोड़े, रणनीतिक स्तर की बेहतरीन तैयारी, अनुकूल परिस्थितियां और 2 तरीके के हथियार। 2 तरीके के हथियार याद रख लीजिएगा। कहां गया रे, कहीं तो मिलेगा एग्जाम कैप्सूल पे। 2 तरीके के हथियार थे। सवेरे सवेरे क्या करते हो, नाश्ता, लेकिन ये नहीं है नाफ्ता, ये क्या है, नाफ्ता। ब्रश करके करते हो नाश्ता कि ऐसे ही गटगटा जाते हो, हाँ। तो पहले करोगे मंजनिक, पहले क्या करोगे,
पहले करोगे मंजन, तो दो तरीके के हथियार, पहला क्या है मंजनिक और दूसरा क्या है नाफ्ता। ये थोड़े से नुकीले हथियार थे, तो कौन से दो हथियारों से आक्रमण किया है, नाफ्ता और मंजनिक। प्रभाव प्री में आएंगे, मेंस में आएंगे, लिख दोगे। तो ये कौन से आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी। इसके बाद भारत में 250 सालों तक ऐसी कोई गड़बड़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि अरब, तुर्क, सॉरी माफ कीजिए, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और ये लोग थे, तो इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन 250 सालों के बाद फिर पुनः आक्रमण होता है, और अब कहां से होता है, तुर्कियों की तरफ से। तुर्कियों में कितने वंश, दो। पहला कौन सा है, गजनी, और दूसरा कौन सा है, गौरी। तो अब बात करेंगे गजनी की, महमूद गजनवी की, और उसके बाद मोहम्मद गौरी की। लेकिन उसके पहले 5 मिनट का ब्रेक। मिलते हैं, स्टे ट्यून विद अस। ठीक।